Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology chapter number 9 enzyme lecture 2. हमने अपने पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वो था स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम और इसमें हमने ये देखा था कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी या एक्शन या रिएक्शन के बेसिस पे 4 टाइप्स में उनको डिवाइड किया था। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एंजाइम ऑप्टिमा। एंजाइम ऑप्टिमा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, मैक्सिमम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो केवल एक स्पेशल कंडीशन पे ही, एक स्पेसिफिक कंडीशन पर ही अपनी एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा दिखाते हैं। तो वह उसकी जो स्पेशल कंडीशन है, किसी का कोई हाई टेम्परेचर हो सकता है, किसी में कोई प्रेशर हो सकता है, तो वो जो उसकी स्पेशल कंडीशन है वही उसकी एंजाइम ऑप्टिमा कहलाती है। याद रखना कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स शो बेस्ट एक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंडीशन। दिस इज कॉल्ड एंजाइम ऑप्टिमा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे आता है टेम्परेचर, कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करते हैं तो पहले तो उनकी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाने लगता है तो उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन होने लगती है और ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाने पर उनकी एक्टिविटी एक तरीके से बंद हो जाती है। तो क्या याद रखना है इसमें आपको कि जो टेम्परेचर है एंजाइम की एक्टिविटी का वो है 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन 35 से अबव होने पर वो कम होनी शुरू हो जाती है और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स वर्क एट 5.0 टू 7.5 pH प्रॉपरली। ये pH के बारे में बताया गया है कि मोस्टली एंजाइम जो है 5.0 से 7.5 तक की pH में बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। लेस कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्ट, less activity of enzyme, and high concentration of substrate increase the activity of enzyme। अगर कोई सब्सट्रैक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कम है तो एंजाइम भी कम एक्टिवेट होगा, लेकिन अगर किसी सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। Those substances which reduce the catalytic activity of enzyme are called enzyme inhibitors। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उनको कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है कि कुछ ऐसे इनहिबिटर्स है जिनका स्ट्रक्चर सबस्ट्रैक्ट के साथ मिलता जुलता है, तो एंजाइम पहचान नहीं कर पाता कि वो सबस्ट्रैक्ट के साथ जुड़ रहा है या इनहिबिटर के साथ जुड़ रहा है, तो वो एक टाइप के कंपटीशन बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए उनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहा गया है। एग्जाम्पल, मेलोनिक एसिड इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स टू सक्सिनिक एसिड। मेलोनिक एसिड एक टाइप से सक्सिनिक एसिड का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। दूसरा आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स।
This type of inhibitors permanently attach with enzyme molecule and bring structure change in it. ऐसे जो होते हैं वो परमानेंटली अटैच हो जाते हैं एंजाइम के साथ और उसके स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, जैसे कि आयंस फॉर्म में कह सकते हैं Pb+2, Ag+2, Hg+2, लेड, सिल्वर एंड मर्करी कह सकते हैं। ये आयंस फॉर्म जो है वो एक टाइप की नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। नेक्स्ट है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम का एक्शन कैसे होता है। तो उसमें कह सकते हैं कि एंजाइम को एक्शन कंप्लीट करने में दो प्रोसेस करनी पड़ती है, टू टाइप की प्रोसेस करनी पड़ती है। फर्स्ट आती है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि ESC, और सेकंड आती है डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम कंबाइन विथ सब्सट्रैक्ट एंड मेक अनस्टेबल एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि ESC। सबसे पहले एंजाइम जो है सब्सट्रैक्ट के साथ जुड़ जाता है और एक टाइप से अनस्टेबल एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऑन द सरफेस ऑफ ईच एंजाइम सम एक्टिव साइट प्रेजेंट वेयर सब्सट्रैक्ट अटैच। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि एंजाइम जो है कंप्लीटली किसी सब्सट्रैक्ट के साथ नहीं जुड़ता, वो केवल एक स्पेशल जगह से ही सब्सट्रैक्ट के साथ जुड़ता है, वो कहलाती है उसकी एक्टिव साइट। तो इसमें बताया है कि सबसे पहले एंजाइम जो है अपनी एक्टिव साइट के साथ सब्सट्रैक्ट से अटैच होता है। आफ्टर अटैचिंग द सब्सट्रैक्ट एंजाइम चेंज देयर शेप। जैसे ही वो अटैच हो जाता है एंजाइम अपने शेप को बदल देता है एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और बाद में क्या है, वो जो ESC जो था एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स वो टूट जाता है, एक तो एंजाइम में और एक प्रोडक्ट में। तो इनके बीच में क्या हुआ, केवल ESC कैसे बना, क्यों बना, वापस एक मिनट डिस्कस करते हैं। सब्सट्रैक्ट एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो ESC बनेगा। ESC बनने के बाद में वो अपने शेप को चेंज कर देगा और थोड़ी देर बाद टूट जाएगा, तो वापस एंजाइम तो वैसा का वैसा, और लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो बनेगी प्रोडक्ट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पाते हैं कि एंजाइम है, ये एंजाइम में एक स्पेशल या स्पेसिफिक साइट है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, जहाँ पर कोई सब्सट्रैक्ट आकर अटैच होता है। और जब ये अटैच हो जाता है तो ये बनाता है ES कॉम्प्लेक्स यानी कि ESC। और ये जब बनता है तो बनने के बाद थोड़ी सी इसमें रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद एंजाइम जो था वो वैसे के वैसे अलग हो जाता है और साथ में प्रोडक्ट बनता है जो सब्सट्रैक्ट से अलग था। आप इसका शेप देखिए और इसका शेप देखिए। सब्सट्रैक्ट अलग शेप का था, उसने केवल एंजाइम के साथ अटैच हुआ वो, और अटैच होने के बाद उसने एक नए कह सकते हैं फॉर्म में प्रोडक्ट बना दिया। सम थ्योरीज गिवन अबाउट ESC फॉर्मेशन, के ESC फॉर्मेशन को समझने के लिए कई टाइप की थ्योरीज दी गई है, जिसमें फर्स्ट आती है लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी क्या थी कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इन 1984। एमिल फिशर ने 1984 में इस थ्योरी को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस वन लॉक कैन बी ओपन्ड बाय इट्स की ओनली, कि कोई जो लॉक होता है वो केवल उसकी खुद की की से ही ओपन होता है। उसी तरीके से सिमिलरली ए स्पेशल एक्टिव सरफेस ऑफ एंजाइम फॉर्म्स ए बॉन्ड विथ स्पेशल सब्सट्रैक्ट। इसी तरीके से एक एंजाइम की स्पेशल एक्टिव सरफेस है, वो केवल एक स्पेशल सब्सट्रैक्ट के साथ ही बॉन्ड होती है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या थी? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कोसलैंड इन 1966। अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिव साइट फाउंड इन एंजाइम आर नॉट रिजिड। उन्होंने ये चीज़ बताई कि
जो एंजाइम में एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती, मतलब हार्ड नहीं होती। जैसा सब्सट्रैक्ट उसके पास आता है वैसे वो एक्टिव साइट चेंज हो जाती है। एज सून एज सब्सट्रैक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एंजाइम, एक्टिव साइट चेंज बिकम अकॉर्डिंग टू इट। कि जैसे ही कोई सब्सट्रैक्ट उसके पास में आता है, एक्टिव साइट उसके हिसाब से बदल जाती है। तो अगर इन दोनों थ्योरीज के बारे में हम बात करें तो ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे की अपोजिट है। पहली थ्योरी तो ये कहता है कि हर एक एंजाइम की एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट के लिए फिक्स होती है जो उसी के साथ बॉन्ड करती है, और इसमें कहते हैं कि उसकी जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, हार्ड नहीं होती। जैसा सब्सट्रैक्ट आता है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाती है। तो ये दो थ्योरीज दी गई थी ईएससी फॉर्मेशन से रिलेटेड। लॉकेन की थ्योरी को हम ऐसे देख सकते हैं, जबकि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसा, ये आप देखोगे यहाँ पे आपको शेप थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन जैसा सब्सट्रैक्ट उसके पास आया, पास आते ही इसने अपना शेप चेंज कर दिया और सब्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो ढल गई, और बाद में उसने रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए। ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन जाननी होगी कि हर एक केमिकल रिएक्शन को इनिशिएटिंग मतलब स्टार्ट होने में थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। याद रखना है, एक मिनट आपको वापस से एक बार सुन लो। क्या कहा मैंने? कि हर एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। लेकिन एंजाइम में यह स्पेशलिटी या कैपेसिटी पाई जाती है कि वह किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है, कि कम एनर्जी मिलेगी तो भी वह केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसी को लोअर एनर्जी ऑफ द सब्सट्रैक्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जिसके कारण क्या है, कम एनर्जी मिलने पर भी वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को डिक्रीजन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वापस एक मिनट सुनना, क्या कहा मैंने आपको ये चीज़ बताई कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन एंजाइम में ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एंजाइम मिक्स कर दिया जाए तो वह उसकी एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी मिले तो भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। तो वही चीज़ कहलाती है डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और ये डायग्राम मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। लॉक एंड की थ्योरी से रिलेटेड ईएससी कैसे बनता था वो चीज़ थी कि एंजाइम और सब्सट्रैक्ट मिलके ईएससी बना, और थोड़ी देर बाद ये टूट गए तो एंजाइम तो अलग हो गया, लेकिन सब्सट्रैक्ट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और प्रोडक्ट सब्सट्रैक्ट से बिल्कुल अलग शेप के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डकलेक्स इन 1883 द सफिक्स एज इज यूज्ड टू द नेम ऑफ एंजाइम। कि डकलेक्स के अकॉर्डिंग, जिन्होंने 1883 में यह चीज़ बताई थी कि कोई भी एंजाइम होगा उसके पीछे की तरफ आप एज लगाएंगे, वह उसका नामकरण होगा, यानी कि नोमेनक्लेचर होगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रैक्ट। अब ये बता गए हैं कि कोई एंजाइम का नाम कैसे होगा, तो फर्स्ट है उसके सब्सट्रैक्ट के बेसिस पे कैसे होगा, कि अगर किसी सब्सट्रैक्ट के नाम के पीछे एज जोड़ दिया जाए तो वह उस एंजाइम का नाम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सुक्रोज के साथ रिएक्शन करने वाले एंजाइम का नाम है सुक्रेज, माल्टोज के साथ रिएक्शन करने वाले एंजाइम का नाम है माल्टेज, एक्सेट्रा। तो सब्सट्रैक्ट के बेसिस पे भी एंजाइम्स के नाम होते हैं। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एंजाइम आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर कैटलाइज्ड रिएक्शन बाय देम, कि वो एंजाइम किस टाइप की रिएक्शन करता है। जैसे हाइड्रोलेज टाइप का है या ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीडेज,
और डिहाइड्रोजिनेज, ये सब उसकी केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे उसका नाम दिया गया है। और थर्ड आता है इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो थी उसने एक स्टैंडर्ड तरीका बताया जिससे हम किसी एंजाइम का नाम रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन 1995 प्रेजेंटेड द स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ये जो इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने 1955 में एक स्टैंडर्ड तरीका बताया। इन दिस सिस्टम द नेम ऑफ देयर सब्सट्रैक्ट एंड रिएक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड, कि इस तरीके से जो नाम दिया जाता है उसमें सब्सट्रैक्ट का, उसकी रिएक्शन का और उससे रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो सब उस एंजाइम के नाम में आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल बताया, स्टैंडर्ड नेम ऑफ हेक्सोकाइनेस। स्टैंडर्ड नेम हेक्सोकाइनेस का क्या है? डी हेक्सोज 6 फास्फोट्रांसफरेज। इसमें नाम से क्लियर होता है कि हेक्सोज सब्सट्रैक्ट है, उसमें 6 फास्फेट ग्रुप को वह ट्रांसफ़र करता है। तो ये इस नाम में उसकी पूरी डिटेल आ गई है। दिस स्टैंडर्ड नेम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ये जो स्टैंडर्ड नेम होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो स्मॉल नेम आल्सो प्रेजेंटेड विच आर कॉल्ड रिकमेंडेड नेम्स। तो अगर देखें इसमें नोमेनक्लेचर में, तो ये जो स्टैंडर्ड नेम्स है बहुत ही लंबे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके कारण क्या है, कभी कभी इसको शॉर्ट में भी कहा जाता है। उन शॉर्ट में इन नाम को कहा जाता है रिकमेंडेड नेम्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की, कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया था 6 टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप के एंजाइम। नाम से क्लियर है आपके कि ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, जैसे कि साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज एंड रिडक्टेज एक्सेट्रा। सेकंड आता है ट्रांसफरेजेस। नाम से भी ये क्लियर है, दीज एंजाइम ट्रांसफर एनी ग्रुप फ्रॉम सब्सट्रैक्ट टू अदर सब्सट्रैक्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी दूसरे ग्रुप को एक सब्सट्रैक्ट से दूसरे सब्सट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसफरेजेज एंजाइम। जैसे इसका एग्जांपल है ट्रांस एमाइन, एमाइन ग्रुप को करता है, एंड ट्रांस फास्फेट, फास्फेट ग्रुप को वह ट्रांसफ़र करता है। हाइड्रोलाइसिस, these enzyme catalyze the reaction in which addition or removal of water molecule is done, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है या हटाया जाता है तो उस टाइप के जो एंजाइम्स है वो हाइड्रोलेजेस एंजाइम कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बोहाइड्रोलेजेस एंड फ्यूमरेजेस एक्सेट्रा। लाइजेजेस, these enzymes catalyze the reaction without hydrolysis in substrate. It break the special covalent bond of substrate and remove the group. कि नॉर्मल क्या होता है कि किसी भी एंजाइम की रिएक्शन या कोई सब्सट्रेट टूटता कब है, जब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। लेकिन लाइजेजेस टाइप के जो एंजाइम हैं बिना हाइड्रोलाइसिस के, यानी कि बिना किसी वाटर मॉलिक्यूल को निकाल कर वह कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिससे सब्सट्रेट से कोई ग्रुप रिमूव हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका एल्डोलेज। नेक्स्ट आता है आइसोमरेजेस, कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो किसी सब्सट्रेट की ऑप्टिकल आइसोमर में चेंज कर देते हैं। मतलब उसको बदलते नहीं है लेकिन उसके अलग आइसोमर में उसको बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, और उसकी लाइट ओरिएंटेशन भी बदल जाती है। वो चीज़ कहलाते हैं आइसोमरेजेस। एग्जाम्पल फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। नेक्स्ट आता है लाइगेजेस। दीज एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड आर जॉइंट बाई कोवेलेंट बॉन्ड, कि अगर कोई रिएक्शन, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, कि अगर कोई ऐसे एंजाइम है जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को आपस में अटैच करने का काम, जॉइंट करने का काम करते हैं,
तो वो कहलाते हैं लाइगेजेस टाइप के एंजाइम। एग्जाम्पल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेजेस। तो ये आपके एंजाइम के क्लासिफिकेशन थे, जो 6 क्लासिफिकेशन है, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। हम नेक्स्ट क्लास में इससे अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।